समस्त सुधी जनों को नमस्कार। हमारे समय की गति, मति और रति कुछ ऐसी है कि कल्पनाओं के संसार से निकलकर तथ्यात्मकता पर रुझान केंद्रित हो गया है। पुरा कथाओं का, आख्यानों का समय जैसे बीत गया। हमारे समय की बात हो, हमारी धरती की बात हो, समकालीन जीवन की बात हो, उत्तर आधुनिक विमर्श के दार्शनिक तो यह कहते ही हैं कि महाआख्यानों का अंत हुआ, इतिहास का अंत हुआ और महाकाव्य का भी अंत हुआ। साहित्य में आलंकारिक भाषा के स्थान पर अभिधा प्रधान भाषा आने लगी। हिंदी के प्रखर समीक्षक नामवर सिंह ने तो कविता के प्रतिमान नामक अपनी पुस्तक में सपाट बयानी को कविता का एक प्रतिमान, आधुनिक कविता का एक प्रतिमान बताया और सब प्रमाण सोदाहरण उन्होंने सपाट बयानी की महत्ता स्थापित करने का प्रयास भी किया। साहित्य में, विधाओं में, प्रवृत्तियों में अंतर हमारे समय की इस प्रवृत्ति के कारण आया। साहित्य तो जीवन की नदी जिधर बह रही है तदनुसार गति करता है। कविता में कोमल कल्पनाओं, रोमांटिक संसार के स्थान पर आधुनिक मनुष्य, सामान्य मनुष्य, उसके संघर्ष, उसके स्वप्न, इनकी चर्चा हुई। विमर्श नए खड़े हुए, दलित विमर्श, स्त्री विमर्श आदि। उत्तर आधुनिक विमर्शकारों ने कहा कि महान परंपराओं का समय बीत गया है, यह लघु परंपराओं का समय है। छोटी छोटी परंपराएं जो हाशिए पर डाल दी गई थी, उपेक्षित कर दी गई थी, उन पर विचार होने लगा और उनकी हमारे जीवन में केंद्रीय भूमिका उद्घाटित होने लगी। साहित्य में इसका एक प्रभाव यह परिलक्षित हुआ कि आत्मकथा और जीवनी, इन दो विधाओं में रचनाएं बहुत अधिक आने लगीं, पहले की अपेक्षा अधिक आने लगीं, यह कहा जा सकता है। और उपन्यास, उसमें भी ऐतिहासिक उपन्यासों में जीवनी परक उपन्यास, ये कुछ अधिक पहले से लिखे जाने लगे। हाल ही में मैंने दो जीवनी परक उपन्यासों की चर्चा की है अपने वक्तव्य में। एक प्रदीप गर्ग का शहंशाह अकबर, एक अनमोल विरासत, यह उपन्यास है, और दूसरा हिंदी के महाकवि जयशंकर प्रसाद के जीवन पर केंद्रित उपन्यास कंथा। दो किताबें मेरे सामने हैं, दोनों जीवनी परक साहित्य की किताबें हैं। एक पुस्तक एक और ब्रह्मांड इस नाम से है। यह इमामी समूह के सह संस्थापक श्री राधेश्याम अग्रवाल के जीवन पर आधारित पुस्तक है, जीवनी कहा जा सकता है। और श्री राधेश्याम अग्रवाल देश के बड़े उद्योगपति रहे हैं। इस दृष्टि से यह एक अलग प्रकार की जीवनी है। यह किसी महापुरुष, असाधारण व्यक्ति और बहुत ज़्यादा नामी गिरामी व्यक्ति पर केंद्रित न होकर के एक उद्योगपति पर केंद्रित है। और उद्योगपति में भी कुछ 2, 4, 5 नाम जो देश में उद्योगपतियों के सुनने में आते हैं, उनकी अपेक्षा एक ऐसा नाम है जो
उद्योग जगत की बारीकियां समझने वाले लोग ही कदाचित स्मरण करते होंगे। अरुण माहेश्वरी इसके लेखक हैं। अरुण माहेश्वरी एक प्रखर समीक्षक हैं हिंदी के। उत्तराधुनिक विमर्श पर उनकी पकड़ है। शैव शास्त्र के, शैव दर्शन के भी वे अध्येता हैं और शैव दर्शन तथा उत्तराधुनिक विमर्श के लकान आदि कुछ दार्शनिकों को लेकर वे प्रमात्र केंद्रित काव्यशास्त्र का विकास हिंदी में करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रमाता, जिसको सहृदय रसिक भी कहा जाता है, व्यापक रूप में उस पर केंद्रित एक कविता का शास्त्र, साहित्य का शास्त्र, उसकी चर्चा वे करते हैं। मार्क्सवादी समीक्षक वे हैं। किताब उनकी है प्राप्त हुई। थोड़ा सा अटपटा भी लगा कि अरुण माहेश्वरी जैसे गंभीर व्यक्ति ने एक उद्योगपति की जीवनी लिखी है, लेकिन पढ़ते पढ़ते समझ में आ गया कि यह अरुण माहेश्वरी को लिखना चाहिए था और उचित ही उन्होंने किया कि यह जीवनी लिखी। भूमिका में अरुण माहेश्वरी कहते हैं कि उद्योगपतियों की जीवनियां हिंदी में नहीं हैं। कदाचित बात सही है। मैंने स्कूल में छठी, सातवीं, आठवीं कक्षाओं में आधुनिक शिक्षा पद्धति से सरकारी स्कूलों में अध्ययन करते हुए कुछ पारंपरिक संस्कृत की शिक्षा भी अर्जित की और पाठशाला में जो कि संध्या के समय लगती थी उसमें अध्ययन किया। वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय उस समय कहलाता था, बाद में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय हो गया। उसकी प्रथमा और पूर्व मध्यमा परीक्षाएं मैंने दी। प्रथमा परीक्षा में हिंदी के पाठ्यक्रम में एक पुस्तक थी। उसमें एक पाठ जमशेद जी नसरवान जी टाटा पर था। पुस्तक का नाम मुझे याद नहीं, पुस्तक के संपादक का नाम याद नहीं। उसमें जितने पाठ थे वे सब भूल गए। केवल ये याद है कि जमशेद जी नसरवान जी टाटा पर एक पाठ था, क्योंकि वो पाठ मुझे बहुत अच्छा लगता था। ऐसा क्यों हुआ? उसमें कविताएं भी अच्छी थीं और भी पाठ बहुत अच्छी सुंदर भाषा में थे। ये जो पाठ था ये बहुत ही सरल भाषा में, सपाट भाषा में लिखा हुआ। और केवल जमशेद जी नसरवान जी टाटा ने क्या क्या किया, जीवन उनका पूरा जन्म से लगाकर अंत तक इसमें चित्रित था। इसके बावजूद 65 साल लगभग हो रहे हैं, 60 से 65 साल। मुझे याद है कि जमशेद जी नसरवान जी टाटा पर मैंने प्रथमा परीक्षा की हिंदी में एक पाठ पढ़ा था। यह तो ठीक है कि जमशेद जी नसरवान जी टाटा ने एक जमाने में वह कार्य किए जो और कोई उस समय नहीं कर सकता था। फिर भी वह पाठ अपनी तथ्यात्मकता के कारण मुझे याद रहा। इसलिए जीवनी में अरुण माहेश्वरी ठीक कहते हैं कि शक्ति सत्य के कथन से आती है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण उन्होंने गांधी जी की आत्मकथा का दिया है। मुझे भी बहुत पसंद है गांधी जी की आत्मकथा, और जो आत्मकथा लिखते हैं उनको सीखना चाहिए कि कैसे आत्मकथा लिखी जाती है। सेल्फ जस्टिफिकेशन से आत्मकथा नहीं बनती। जितनी आत्मकथाएं मेरे पढ़ने में आती हैं वो अपने आप को उचित ठहराने के लिए जैसे लिखी जाती हैं। हमने ये सहा, हम बेचारे, हमारे साथ ऐसा हो गया, हम क्या करते, और संगतिकरण पूरा अपना। ये जो अहम है, संकुचित अहम, उससे आत्मकथाएं ज़्यादातर लिखी जाती हैं। भले ही हरिवंश राय बच्चन की ही आत्मकथा क्यों ना हो, जो कि बहुत ही सुंदर है, पठनीय है, 3 या 4 भागों में है। संत जब आत्मकथा लिखता है तब सच्ची आत्मकथा होती है, क्योंकि वो अपने आप से अलग होकर के, दूर हट कर के, छिटक कर अपने अहम से अपने आप का बयान करता है।
हिंदी में अर्ध कथानक बनारसी दास की जो पहली आत्मकथा है हिंदी की, वह ऐसी आत्मकथा है। उसके बाद तो गांधी जी की आत्मकथा, उसी का नाम याद आता है। जीवनी में भी यह बात होना चाहिए, जीवनीकार का अहम, उसका प्रक्षेप कुछ ना हो, बेलाग निर्लिप्त होकर के जीवनी के नायक के बारे में निष्प्रह भाव से बयान करे, वह एक अलग तरह की जीवनी होगी। अभिभूत होकर के प्रशंसा ही करते हुए जीवनी लिखी जाएगी तो सच्चे अर्थों में आधुनिक जीवनी नहीं होगी। अरुण माहेश्वरी ने कुछ आधुनिक जीवनियों के उदाहरण दिए हैं। वाल्टर इजाक्सन के द्वारा लिखी हुई स्टीव जॉब्स की जीवनी है, ये दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में है। क्यों है? हेनरी फोर्ड की माई लाइफ एट वर्क, यह आत्मकथा है। रॉकफेलर की जीवनी टाइटन है। विदेशों के साहित्य में जीवनियां इस प्रकार की आई, भारत में इस प्रकार की जीवनी कम आई और उद्योगपतियों पर नहीं आई। और इस प्रकार की जीवनी कम देखने को मिलती है जिसमें जीवनी का लेखक पूरी तरह निष्प्रह, निर्लिप्त, बेलाग होकर के लिख रहा हो। अरुण माहेश्वरी ने एक और ब्रह्मांड में जो जीवनी लिखी है, उसमें मुझे एक खूबी यह लगी कि लेखक की ओर से मैं शब्द कहीं आया ही नहीं है। जितना जो कुछ मैं पढ़ता गया, यद्यपि समकालीन है, उसी शहर में अरुण माहेश्वरी हैं, उसी शहर में राधेश्याम अग्रवाल अभी भी रहते हैं। दोनों में परिचय है, यह तो आभास होता है, और बहुत घना ही परिचय, घनिष्ठ ही परिचय होगा, क्योंकि सब कुछ निकट से आंखों देखा हुआ उनका बयान कर रहे हैं। लेकिन जो जीवनीकार को एक मोह होता है, जीवनी का जो नायक है वो मेरा परिचित है, तो मैं कब मिला उससे, क्या क्या मेरी बात हुई, मैंने साक्षात्कार लिया, उन्होंने ये बताया मुझे, ये जो मैं बार बार आता है, उसको पूरी तरह अपने से अलग करके जीवनीकार ने यह जीवनी लिखी है। महिम भट्ट बड़े प्रखर आचार्य हैं संस्कृत काव्य शास्त्र के। वे कहते हैं कि किसी भी वस्तु के, संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, उनके दो पक्ष होते हैं, एक सामान्य पक्ष, एक विशिष्ट पक्ष। सामान्य पक्ष सबको विदित होता है, पर विशिष्ट का उद्घाटन प्रातिभ नयनों से ही हो पाता है। अरुण माहेश्वरी ठीक कहते हैं कि एक साधारण से साधारण, सपाट और नीरस जीवन भी अपनी द्वंद्वात्मकता के साथ गहराई से जब पेश किया जाता है, तो इतने रोमांच, विस्मय और विचारों के उद्रेक का हेतु बन जाता है कि पाठक सदियों तक उसमें डूबता उतराता और अपने आप को संस्कारित करता जाता है। यह जीवनी का एक मानक भी है। पूरी तरह से कितनी खरी उतरती है अपने ही बनाए हुए, बताए हुए इस मानक पर अरुण माहेश्वरी की यह किताब, यह तो विचारणीय है। पर यह जो शीर्षक दिया है इस किताब का, एक और ब्रह्मांड, ये औद्योगिक जगत के ब्रह्मांड को उद्घाटित करती है यह किताब। चरित नायक राधेश्याम अग्रवाल, जैसा मैंने कहा, इमामी ग्रुप के संस्थापक हैं, सह संस्थापक हैं, संस्थापक नहीं, सर्वत्र उनको सह संस्थापक ही कहा गया है। उनके साथ दूसरे सह संस्थापक राधेश्याम गोयनका है, उनकी चर्चा भी इसमें आई है, अल्प चर्चा आई है, एक अध्याय में उन पर बात है। और इमामी समूह और उससे जुड़े सारे प्रतिष्ठानों की कार्य पद्धति की, क्या क्या व्यापार उनमें चलता है, उनकी पेचीदगियों की बहुत प्रत्यक्ष और प्रामाणिक जानकारी लेखक को है। यह तो इस किताब से जाहिर है। उपन्यासों में जरूर एक उपन्यास मेरे ध्यान में अभी आया कि अलका सरावगी ने कलिकता बाईपास उपन्यास लिखा है, वह भी मारवाड़ियों की कई पीढ़ियों का बयान है। यह उपन्यास भी मारवाड़ी परिवारों की कथा जीवनी में आई है इसमें, पर वह उपन्यास है अलका सरावगी का, और
एक उद्योगपति की जीवनी कम से कम वह नहीं है जो कि यह है। यह किताब मेरे हाथ में है, 300 रुपया इसका दाम है। अनामिका प्रकाशन से यह छपी है। डॉक्टर गिरीश मिश्र जो कि आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने इसकी भूमिका लिखी है। गिरीश मिश्र ने मारवाड़ियों की उद्यमशीलता की बात करते हुए तेनसिंह नोरके के बारे में एक प्रचलित किंवदंती का हवाला दिया है। तेनसिंह नोरके पहली बार जब हिमालय की एवरेस्ट चोटी पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक मारवाड़ी अपनी छोटी सी दुकान खोले हुए वहां बैठा हुआ है। तेनसिंह नोरके ने उससे पूछा कि मैं समझता था कि मैं दुनिया का पहला आदमी हूं जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ कर के आ गया, आप मुझसे पहले यहाँ कैसे आ गए? मारवाड़ी ने कहा कि मैं जानता था कि आप यहाँ आएंगे और जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपको कुछ वस्तुओं की दरकार हो सकती है, तो उनको संजो करके मैं यहाँ बैठ गया हूँ। यह तो किंवदंती है, पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में एक घटना बताई है जो कि सच है कि वे स्विट्जरलैंड में घूम रहे थे और एक अत्यंत सुनसान जगह में, पूरा नीरव वीराना था, अद्भुत सौंदर्य था प्रकृति का। वहां उन्होंने देखा कि एक कोने में एक मारवाड़ी दुकान लगाए हुए बैठे हुए हैं। शायद कमला नेहरू ने चकित होकर के कहा कि यहाँ भी मारवाड़ी की दुकान है। नेहरू जी ने कहा कि मारवाड़ी दुनिया में कहीं भी पहुंचकर दुकान खोल सकता है। जितने घटना मुझे याद है, इस समय मैंने फिर से किताब देख करके बात नहीं कही है। राधेश्याम अग्रवाल ने सौंदर्य प्रसाधन बनाने वाली अपनी कंपनी के अलावा कई अन्य उद्योगों को हाथ में लिया, कई कंपनियां खोली, कुछ का अधिग्रहण किया। उन सब का सिलसिलेवार तिथिवार ब्यौरा इस किताब में दिया हुआ है। और जो उत्पाद हैं हिमानी कंपनी के, उनको हमारे घरों में वापरा जाता रहा है, पर हमें नहीं मालूम था कि कौन सा कैसा उद्योगपति इनके पीछे है और क्या कल्पना उसकी रही है। बोरोप्लस और बोरोलीन, और इनको कैसे बेचा जाता है, क्यों ये इतनी ज़्यादा बिकने लग गई। ये किताब जो है, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके बहुत काम की है, उनको पढ़ना चाहिए बाइबिल की तरह। राधेश्याम अग्रवाल ने पेपर मिल्स का अधिग्रहण किया, होम्योपैथी की कंपनी बाद में ले ली, झंडू कंपनी का अधिग्रहण जो उन्होंने किया उसका तो बहुत ही दिलचस्प मज़ेदार किस्सा है। खाद्य तेल के कारोबार में उन्होंने हाथ डाला। रियल एस्टेट का बहुत बड़ा कारोबार जो इस समय बहुत फैल रहा है, उन्होंने रियल एस्टेट बना डाली बहुत बड़ी कलकत्ता में। कई किरदार उनकी जीवनी के साथ, उनकी जीवन यात्रा के साथ आते हैं इस किताब में। श्यामानंद जालान जो कि हमारे समय की एक हस्ती हैं, बंगाल के सॉलिसिटर जनरल रहे हैं और बड़े रंगकर्मी भी हैं। मैं तो रंगकर्मी के रूप में ही जानता था, इस किताब से पता चला कि वो सॉलिसिटर जनरल रहे हैं। कानूनी लड़ाई में वे राधेश्याम अग्रवाल की मदद करने के लिए आगे आते हैं। वो बहुत तपपूत जैसे व्यक्ति हैं वे। अरुण महेश्वरी बताते हैं कि कई बार कथित स्वयंसेवी संस्थाएं पर्यावरण के नाम पर किसी अच्छे उद्योग को ठप्प करने के लिए क्या क्या करने लगती हैं। 50-60 सदस्यों का पारिवारिक समूह, औद्योगिक जो जगत है राधेश्याम अग्रवाल का, उसके साथ साथ इसमें चला आया है। फंतासी जैसा लगता है उस परिवार में स्त्रियों का जीवन, उनकी दिनचर्या। राधेश्याम अग्रवाल ने किस प्रकार से मालिक और मजदूर के संबंधों को पुनः परिभाषित किया, उसकी मर्यादाएं और उसमें सामंजस्य का एक नया माहौल खड़ा किया। उनके पिता बंसीलाल कंदोई उनके जन्म के पहले कलकत्ता आ गए थे। उन्होंने काम धंधा शुरू किया। उसके बयान के साथ एक उद्योग जगत का इतिहास, भारत
कि औद्योगिकीकरण का इतिहास भी इसमें छोटा सा आ गया है। 1955 में जो प्रलयंकारी विध्वंस हुआ, उद्योगपतियों पर जो कहर टूटा, 1000 रुपये के नोट पर पाबंदी लगाई गई, कई उद्योग ठप हो गए, बंद हुए। हमारे समय में भी जो नोटबंदी से कहर बरपा है गरीब लोगों के जीवन पर, छोटे काम धंधों में लगे हुए लोगों के जीवन पर, आंखों देखा है वह। और लाइनों में लगे हुए लोग किस तरह से कुछ मर भी गए। उस समय बहुत बड़ी दुखद घटनाएं हुई थी। राधेश्याम अग्रवाल तो बच्चे थे उस समय, राजकुमार की तरह स्कूल जाते थे, 2 दिन के अंदर रंक की तरह उसी स्कूल में जा रहे थे, पर हर क्लास में अव्वल आते रहे। माध्यमिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर के सेंट जेवियर्स कॉलेज की प्रवेश सूची में अव्वल आकर तहलका सा कलकत्ता में उन्होंने मचा दिया। इस सब का बयान है उनकी प्रखर प्रतिभा का, उनकी मेधा का, पर उनकी जो बदमाशियां हैं, उनकी गुंडागर्दी है, उसका भी बयान बहुत रोचक है। बदमाशी और गुंडाई कुछ इस तरह की है कि स्वयं नकल नहीं करते थे परीक्षा में, पर अपने जिगरी दोस्त को नकल कराते थे खूब, ताकि उनके साथ वह भी आगे बढ़ता रहे। ये मानवीयता सदैव उद्योग जब वो चलाते रहे तब भी उनमें रही। उसके लिए गलत काम कहीं करना पड़ा, इंसानियत के नाते तो किया, ऐसा लगता है। पकड़े गए, शिकायत हुई। हम जब प्रोफेसर रहे विश्वविद्यालय में तो उसमें यूएफएम कमेटी बनती थी, यूजिंग अनफेयर मीन्स इन्वेस्टिगेशन कमेटी। परीक्षा में जिन्होंने अनुचित साधनों का इस्तेमाल किया उन छात्रों के खिलाफ जांच के लिए समिति, उसमें हजारों प्रकरण आते थे। एक एक की बारीकी से छान कई कई दिनों तक बैठ करके कमेटी जांच करती थी और सजा सबको दी जाती थी। कोई कोई ही छात्र छूट पाते थे, जिनके बारे में जांच के बाद लगे कि ये तो सचमुच में मासूम ही थे, इन्होंने कुछ नकल नहीं की। राधेश्याम अग्रवाल ने तो नकल कराई थी, दोनों को सजा मिलनी चाहिए थी, नकल कराने वाले को, नकल करने वाले को। लेकिन कैसे वे छूट गए, बरी हुए और प्रमाणित उन्होंने कर दिया कि वे तो एकदम मासूम ही थे, कुछ उन्होंने नहीं किया था। उत्तर पुस्तिकाएं जब सौंप रहे थे तो धक्के से उत्तर पुस्तिकाएं उनकी मित्र की गिरी, उठाते समय अदला बदली हो गई। उसी में एग्जामिनर्स को, जो इन्विजिलेटर उसको कहा जाता है, परीक्षान वीक्षक आजकल, उनको लगा कि इन्होंने अदला बदली की है कापियों की। यह बयान उन्होंने बहुत मासूम बन करके दिया, उनके मित्र को भी समझा दिया कि यही बोलना और कुछ मत बोलना। जो विशेषज्ञ थे परीक्षा के अनुचित साधनों का जांच करने वाली समिति के, उनको यकीन हो गया कि दोनों बेचारे सच्चे हैं, छोड़ दिए गए। आदित्य बिड़ला के साथ काम किया। यह भी कि नौकरी के लिए भटकते थे, 3-3 बार इंटरव्यू दिए बिड़लाओं के समूह में नौकरी के लिए और रिजेक्ट हुए। आदित्य बिड़ला की नज़र में जब आए तो ऐसे आए कि उनके दाहिने हाथ बनते गए। यहाँ तक कि अपना समूह चलाने के लिए, अपना उद्योग चलाने के लिए नौकरी छोड़ी तो आदित्य बिड़ला नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि केवल 1 हफ्ते आकर के काम कर दिया करो, वेतन में पूरा फिर भी दूंगा। उनका स्नेह विश्वास मानते हुए राधेश्याम अग्रवाल ने स्वीकार कर लिया। लेकिन कुछ महीने बाद आदित्य बिड़ला को पता चला कि राधेश्याम अग्रवाल को जो चेक दिए जाते हैं वेतन के, उनको वो जमा ही नहीं करता है। तो उन्होंने बुला करके पूछा कि ऐसा क्यों करते हो, तुमने अभी तक कोई चेक जमा नहीं किया। तब राधेश्याम अग्रवाल ने कहा कि मुझे यह गवारा नहीं हुआ कि केवल 1 दिन काम करूं और वेतन पूरा लूं। तब आदित्य बिड़ला को छोड़ना पड़ा, फिर भी साथ छूटा नहीं। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके परिवार की समस्याएं निपटाने में भूमिका रही, राधेश्याम अग्रवाल की सकारात्मक भूमिका रही। कलकत्ता का पूरा जीवन यहाँ आ गया है, वहाँ की गलियाँ, पतली गलियाँ, उनमें बाजार जो पसरे हुए हैं, जो मजदूर नेता हैं वो किस तरह की राजनीति करते हैं, उनके नाम,
कौन कौन लोग राधेश्याम अग्रवाल के जीवन में कब कब उनमें से आए, कैसे ठनी, कैसे सुलझा, बहुत रोचक वैसे यह सब है। कला संस्कृति, साहित्य संस्कृति भी उसके साथ साथ कुछ आई है, पर लेश मात्र भावुकता नहीं, कहीं अतिरंजना नहीं, सच्चाइयां हैं। सच्चाइयां आंख खोलने वाली बन जाती हैं। बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है सच को जान करके। अरुण माहेश्वरी औद्योगिक जगत के गुणधर्म और जीवन के गुणधर्मों का तारतमिक वैशिष्ट्य बताते हुए अच्छी समीक्षा करते हैं राधेश्याम अग्रवाल के पत्रों की भी, उनके जीवन की, और उनके एक अध्याय में उनके पत्रों की, और आधुनिक समीक्षक की तरह उन पत्रों का विखंडन वे करते हैं। अंतिम अध्याय में जो प्रलयंकारी विस्फोट हुआ राधेश्याम अग्रवाल के जीवन में, कई कई बड़े बड़े उद्योग कायम करते हुए उन्होंने रियल एस्टेट की बिल्डिंगें बनाते बनाते अस्पताल बना डाला। निरामयम या निरामय, देश के सबसे बड़े अस्पतालों में एक अस्पताल, अत्यंत आधुनिक सुख सुविधाओं से सुसज्जित, उत्कृष्ट तकनीक के इस्तेमाल के साथ बनाया गया। लेकिन यह दारुण त्रासदी है हमारे जीवन की कि जो तकनीक बचाती है हमको, वही भस्मासुर की तरह निगल लेती है हमको। कई बार उसमें आग लगी, 54 मासूम निरीह लोग जलकर के मर गए जो बीमार थे, स्त्री पुरुष बच्चे। औद्योगिक सभ्यता भीतर से कितनी खोखली हो सकती है, यह भी इस किताब से जाना जा सकता है। अरुण माहेश्वरी कहते हैं कि पूरा दृश्य हिटलर के गैस चैम्बरों की तरह, गैस चैम्बरों की याद दिला देने वाला था। हालांकि अरुण माहेश्वरी तो हिटलर नहीं थे, उन्होंने तो बहुत बेहतरीन अस्पताल ही बनाना चाहा। उनको, उनके अनेक साथियों को गिरफ्तार किया गया, उन पर मुकदमे चले, जेल हुई। इसका बयान जो किया है उसमें केवल अरुण माहेश्वरी की भाषा पूरी तरह से एकदम अलग हो गई है। निष्प्रह वीतराग होकर के तो उन्होंने बयान किया है, पर एक रूपक खड़ा कर दिया है। वह शव और शव संस्कार का रूपक है, वह दहला देने वाला है। वैसे राधेश्याम गोयनका के साथ जो उनका अनोखा तालमेल है, उसका आभास इस पुस्तक में लगातार हमको होता रहता है। राधेश्याम गोयनका को बहुत अधिक सामने अवश्य नहीं रखा गया है। अंतिम अध्याय में अरुण माहेश्वरी ने राधेश्याम अग्रवाल के कला प्रेम की चर्चा की है। उन्होंने जो कला दीर्घा बनाई, उसमें देश के कितने बड़े बड़े चित्रकारों के चित्र किस प्रकार से रखे गए हैं, इसका बयान इसमें किया गया है। इस किताब की जो एक दुर्लभ विशेषता है कि श्वेत श्याम चित्र इसमें कितने हैं गिन नहीं पाया, बहुत अधिक हैं। और जो पूरी जीवनी, उससे जो संसार खुलता है, उस संसार के वे चित्र हैं, और उनसे किताब और भी अनोखी बन गई है। दूसरी किताब जो मेरे हाथ में है, वह भी जीवनी परक किताब है, पर वह एक प्रशस्ति ग्रंथ है। अभिनंदन ग्रंथ भी कहा जा सकता है, पर अभिनंदन ग्रंथ जिस प्रकार से तैयार होते हैं उस प्रकार से यह नहीं तैयार किया गया है। यह एक विदुषी के द्वारा एक अन्य विदुषी के बारे में किताब है, संपादित किताब है, उन्होंने लिखी नहीं है। ये प्रज्वलित दीपशिखा इस किताब का नाम, और प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता पर केंद्रित यह किताब है। इसकी संपादक लक्ष्मी पांडे हैं। प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जो कि प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालय है देश का, उसकी कुलपति हैं, इस समय भी हैं कुलपति। डॉक्टर लक्ष्मी पांडे उसी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्राध्यापक हैं। उन्होंने
बहुत सारे लेख हिंदी और अंग्रेजी के परिश्रम से एकत्र करके डॉक्टर नीलिमा गुप्ता के जीवन और कर्तृत्व व्यक्तित्व के बहुत सारे आयाम इस किताब में उद्घाटित किए हैं। मैंने कहा कि यह प्रशस्ति ग्रंथ है। साहित्य में दो अलंकार हमारे आचार्यों ने बताए हैं, एक प्रशस्ति और एक चाटु। ये दोनों अलंकार बनते हैं साहित्य में। अलंकार कविता में उदात्तता, भव्यता, महनीयता लाता है, सौंदर्य लाता है। वो कविता का बाहरी घटक नहीं, अनिवार्य धर्म बनता है। किसी गुणी व्यक्ति की चर्चा निस्वार्थ भाव से की जाए तो प्रशस्ति अलंकार होता है। प्रशस्ति के भाव से लगता है कि यह पुस्तक तैयार की गई। दूसरा अलंकार चाटु है। चाटु से आशय साइकोफेंसी या चाटुकारिता से नहीं है। साहित्य में, कविता में आचार्य जिस चाटु को अलंकार के रूप में बताते हैं, चाटु में भी प्रशंसा की जाती है, पर किसी व्यक्ति को रिझाने, मनाने, पटाने के लिए चाटु की जाती है। इसमें चाटु करने वाले का व्यक्तिगत राग, स्नेह, प्रेम भी हो सकता है। वह हो सकता है किसी बच्चे की भी चाटु हो सकती है, प्रेमी के द्वारा प्रेमिका की चाटु हो सकती है। उसमें बहुत सुंदर सुंदर कविताएं, अद्भुत अनोखी कविताएं भारतीय भाषाओं के साहित्य में लिखी गई हैं। विदेश के साहित्य में कितनी लिखी गई हैं मुझे जानकारी कम है, मेरे देखने में नहीं आई। शेक्सपियर के सोनेट्स भी मैंने पढ़े, उनमें प्रेमिका के लिए चाटु अच्छी है, पर पूरा भारतीय साहित्य तो प्रेमी के द्वारा प्रेमिका के लिए की गई चाटुओं के उदाहरणों से भरा हुआ है। प्रशस्ति भी अलंकार होता है, चाटु भी अलंकार होता है, प्रशस्ति साहित्य होता है। प्रशस्ति साहित्य भी आदरणीय हो सकता है। इस किताब में प्रशस्ति एक अलंकार की तरह है। बाकी तो इस पुस्तक के संबंध में मैं यही कह सकता हूँ कि नीलिमा गुप्ता, जो कि इस समय जानी मानी वैज्ञानिक हैं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की वैज्ञानिक हैं और देश के बड़े विश्वविद्यालय की कुलपति हैं। वे इसके पहले भी एक बड़े विश्वविद्यालय की कुलपति रह चुकी हैं। पूरा कार्यकाल उन्होंने वहाँ पर अपना कार्यकाल उन्होंने वहाँ पूरा किया। कुलपति का पद ऐसा है कि काजल की कोठरी में कोई भी सया ना जाए, एक रेख कहीं न कहीं से लग ही जाती है। कुछ लोग तो बिल्कुल ही काले होकर के निकलते हैं, कुछ लोगों का मुंह फिर काला बाद में होता है। पर नीलिमा गुप्ता जी का जीवन शैक्षणिक संस्थानों के सबसे बड़े प्रशासक के रूप में भी निष्कलंक रहा। यह तो जाहिर बात है। एक वैज्ञानिक के रूप में उनका अवदान भी श्रेष्ठ है। उन्होंने पर्यावरण रक्षा के लिए अच्छे कार्य किए। केंद्रीय विश्वविद्यालय जो सागर विश्वविद्यालय इस समय है, वहाँ पर भी एक अलग तरह का पर्यावरण बनाने के लिए उन्होंने कार्य किया है। उनके परिवारजनों के संस्मरण इसमें हैं, उनके शिष्यों के संस्मरण इसमें उनके बारे में है। उनसे लंबा इंटरव्यू जो लक्ष्मी पांडे ने लिया वह है। उन्हें जब मोस्ट पावरफुल वीमन का कोई पुरस्कार दिया गया, उस समय जो इंटरव्यू उनका लिया, साक्षात्कार उनका लिया गया था, वह भी इस पुस्तक में है। अंतरंग व्यक्तित्व प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता का इसमें उद्घाटित किया गया है। डॉक्टर लक्ष्मी पांडे का विशद प्राक कथन इसमें है और प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता की उपलब्धियों की अनवरत यात्रा का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया है। सागर विश्वविद्यालय में उन्होंने अभी तक जो किया है उसके बारे में तथ्यात्मक जानकारी इस पुस्तक में है ही। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर की कुलपति, भागलपुर में रहते हुए उन्होंने जो एक प्राध्यापक के नाते शोध कार्य किए उसका विवरण है। उनके प्राध्यापकीय जीवन का भी विवरण इसमें है और CSJM विश्वविद्यालय कानपुर में उनके कुलपतित्व कार्यकाल के दौरान जो उनकी उपलब्धियां रही हैं
उनका बयान इस किताब में है। रामगंगा स्वच्छता अभियान में एक प्रोजेक्ट जो था वो किस प्रकार से मील का पत्थर बना, उसका विवरण भी इस किताब से हम जान सकते हैं। प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता का स्वयं का आत्मकथ्य है, जिसमें अपने स्वयं की जीवन यात्रा और अपने दृष्टिकोण के बारे में वे बताती हैं। इसके पश्चात उनके परिवारजनों के अनेक संस्मरणात्मक लेख हैं। उनके गुरु प्रोफेसर दुर्वाना शमीम जयराजपुरी का लेख है। विदेशों के उनके अनेक सहयोगियों के 4 सहयोगियों के जो विदेश में जाने माने वैज्ञानिक अकादमिक शोध संस्थाओं में कार्यरत हैं, उनके 4 लेख इसमें हैं। नीलिमा गुप्ता चूंकि लंबे समय से कुलपति हैं, इसलिए अनेक कुलपतियों से मिलना होता है। मैं भी कुलपति रहा हूं तो जानता हूं कि देश के कई कुलपतियों से समितियों में, सम्मेलनों में भेंट होती है। उसमें से अनेक कुलपतियों के संस्मरण उनके बारे में हैं, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि किस तरह से उनके बारे में अच्छा ख्याल ही लोग रखते हैं जितने उनके समकालीन हैं। उनके अकादमिक साथी जो रहे हैं, जिन्होंने उनके साथ काम किया है, उनकी दृष्टि में नीलिमा गुप्ता क्या हैं, इस पर लेख हैं। और उनके जो पहले के सहकर्मी हैं, उनके भी लेख इसमें हैं। इस समय जो उनके अधीनस्थ अध्यापक और अधिकारी हैं, पहले जो रहे हैं उनके अधीनस्थ अध्यापक और अधिकारी, उन सब के, उनमें से बहुत सारे लोगों के इसमें लेख हैं। उनके निर्देशन में जिन शोधार्थियों ने काम किया, उनके लेख इसमें हैं और उनके जीवन पर समीक्षाएं इसमें हैं। कुल मिलाकर के यह भी अपने ढंग की एक पुस्तक है और जैसा मैंने कहा कि यह प्रशस्ति का उदाहरण है और एक दस्तावेज भी। इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है। इन शब्दों के साथ आज का यह वक्तव्य मैं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।